आपने देखा, फ्रांस को देखा होगा आपने, 3 महीने से लगातार जल रहा था। टीवी देखा होगा आप लोगों ने। बहन जी देखा नहीं देखा आपने? फ्रांस यूएन का परमानेंट मेंबर है, फ्रांस के पास वीटो पावर है, फ्रांस के पास राफेल है, फ्रांस के पास वर्ल्ड क्लास हाईवे है, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। फ्रांस में गरीबी नहीं है, फ्रांस में बेरोजगारी नहीं है, फ्रांस में कुपोषण नहीं है, फ्रांस में प्रदूषण नहीं है। और 3 महीने जला, 3 महीने जला कि नहीं जला, देखा आप लोगों ने? और किसने जलाया? जिसको फ्रांस ने शरण दिया। और जलने की शुरुआत कैसे हुई? वर्ल्ड कप का फुटबॉल चल रहा था। वर्ल्ड कप के फुटबॉल में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया। तो मोरक्को के आए हुए शरणार्थी या घुसपैठिया कह लीजिए, जब वहां युद्ध चल रहा था तो मोरक्को से बहुत सारे लोग भाग भाग के फ्रांस आ गए। फ्रांस ने दरिया दिली दिखाई, मानवाधिकार के नाम पे उनको रोटी कपड़ा मकान दे दिया, उनको शरण दे दिया। लेकिन वर्ल्ड कप के फुटबॉल में जब फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया तो उन्होंने फ्रांस में आगजनी शुरू कर दिया कि तुमने हमारे भाइयों को, मोरक्को वाले हमारे भाइयों को क्यों हराया? इससे बड़ी नमक हरामी हो सकती है क्या? इससे बड़ी नमक हरामी हो सकती है क्या? और नहीं जागे तो याद रखिए, वो कहते हैं जो सबक नहीं लेता उसका हश्र बुरा होता। और हमने देखा ये, हमने सीखा नहीं। कश्मीर जला, हम नहीं सीखे। और झारसुगड़ा वाले भी सोच रहे थे कश्मीर जल रहा है, झारसुगड़ा थोड़ी जल रहा है। बंगाल जला, हम फिर भी नहीं सीखे। उड़ीसा वालों को लग रहा है झारसुगड़ा वाले बंगाल जल रहा है, हम थोड़ी जल रहे। मणिपुर जला, अरे मणिपुर जल रहा है, उड़ीसा थोड़ी जल रहा है। केरल, वो जो कुछ हो रहा है केरल में, केरल स्टोरी तो केरल की है ना, उड़ीसा की थोड़ी है। और कितने आश्चर्य की बात है, एक के बाद एक फिल्म बन रही है और हम लोग फिल्म देख देख के खुश हैं। ये फिल्म जो बन रही है, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे वो कश्मीर स्टोरी हो, कश्मीर फाइल हो या केरल फाइल हो, कुछ दिन बाद मणिपुर फाइल बनेगी, कुछ दिन बाद बंगाल फाइल भी बनेगी, कुछ दिन बाद अजमेर फाइल भी बनेगी, ऐसे फाइलें बनती रहेंगी। ये फाइलें बीमारी दिखा रही हैं या सलूशन दे रही हैं? अब आप जरा सोचो, हम कैसे लोग हैं? हमारे शरीर में बीमारी है और हमारी बीमारी जब दुनिया को पता चल जा रही तो हम इस बात से खुश हैं, अरे देखो मुझे बीमारी थी, सबको पता चल गया। ये देखो मुझे बीमारी थी, सबको पता चल गया। ये देखो मुझे बीमारी थी, सबको पता चल गया। हम कह ही नहीं रहे, अरे भैया बीमारी तो थी, इसका इलाज क्या है? कभी हमने सोचा ही नहीं कि दुनिया में 100 से ज्यादा देश खत्म हो गए। अब पढ़ाया जाता है, एक था पर्शिया, एक था गंधार, एक था तक्षशिला, एक था कुंभा। जो लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। 100 से ज्यादा नस्लें खत्म हो गई, 100 से ज्यादा देश खत्म हो गए, 1000 से ज्यादा भाषाएं खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद पढ़ाया जाएगा, एक थे यजीदी। यजीदियों के बारे में पढ़ा होगा, क्या हो रहा है उनके साथ, पता नहीं, कुछ लोग आइडिया होगा। इसके बावजूद हम इतने आराम से बैठे हैं कि नहीं ये जो हुआ है ये फ्रांस में हो रहा है, ये जो हो रहा है वो सीरिया में हो रहा है, ये जो हो रहा है ये कश्मीर में हो रहा है, ये जो हो रहा है मणिपुर में हो रहा है, ये जो हो रहा है मिजोरम में हो रहा है, ये जो हो रहा है केरल में हो रहा है, सब हो रहा है। हम एकदम लक्ष्मण रेखा खींच के बैठे हुए हैं, जैसे कोई इंटर मारेगा भस्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं।
आपके उड़ीसा में मैंने 15 मुख्यमंत्रियों का नाम इसलिए लिया, इसमें से 15 मुख्यमंत्रियों में कोई भी मुख्यमंत्री धर्मांतरण रोक पाया क्या? अब धर्मांतरण रोकना क्यों जरूरी है इसको समझिए। भारत में दो तरीके के रिलीजन है, एक इंडियन रिलीजन, एक फॉरेन रिलीजन। इंडियन रिलीजन क्या है? जो भारत में ही शुरू हुए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सनातन धर्म से निकले हुए, सनातन पंथ धर्म से निकले हुए। अगर आप इनको देखिए तो ये पंथ तो अलग अलग है, लेकिन सोच सबकी एक है। क्या? जितने इंडियन रिलीजन है ये सब वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। जितने इंडियन रिलीजन है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जितने भी है, हिंदुज्म, ये सब नारी तू नारायणी को मानते हैं। जितने इंडियन रिलीजन है ये सर्वधर्म संभाव को मानते हैं। ये जितने इंडियन रिलीजन है ये सब जहां नारी की पूजा होती है वहां भगवान निवास करते हैं, ये सब मानते हैं। ये समानता है, जबकि फॉरेन रिलीजन इसको नहीं मानते। वो फॉरेन रिलीजन तो प्रत्येक इंसान को भी समान नहीं मानते। वो दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबको समान नहीं मानते। महिला पुरुष को तो बिल्कुल नहीं मानते। मेरी बहुत सारी पीआईएल है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बाकायदा एफिडेविट आता है, नहीं 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 नहीं, महिलाओं का दिमाग कम है इसलिए इनको यह अधिकार नहीं मिल सकता। अब आप ये बताइए, संविधान कहता है इक्वलिटी, यानी सब समान है। भारत की संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, नारी तू नारायणी, जहां महिला की पूजा होती है वहां भगवान निवास करते हैं। ये सब हमारी परंपरा है। तो जो रिलीजन भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, नारी तू नारायणी को नहीं मानते, भारतीय संस्कार को नहीं मानते, भारतीय व्यवहार को नहीं मानते, भारतीय परंपरा को नहीं मानते, भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं मानते, भारतीय तीज त्योहार को नहीं मानते, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? और हो क्या रहा है? बढ़ रही। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। धर्मांतरण के बाद व्यवहार बदलता है, तीज त्योहार बदलता है, सोच बदलती है, आचार विचार बदलता है, वेशभूषा बदलती है, पहनावा बदलता है, भोजन बदलता है, विचार बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरी एक पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण के ऊपर, जिसमें मैंने कई सारे स्टेप सजेस्ट किए हैं, और उस हमारी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 और इंटरवेंशन आई हुई हैं। हमारे जो एडवोकेट मित्र हैं वो समझते हैं इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है। एप्लीकेशन फाइल की जाती है, हमें भी पार्टी बनाओ, हमें भी सुनो, और उन 10 पिटीशन में आप कल्पना करिए, एक तरफ एक पिटीशन मैं खड़ा हो गया, एक तरफ 10, और जो 10 खड़े होते हैं उसमें कौन? भूतपूर्व गृह मंत्री, भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री, भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल, ऐसे 10 लोग खड़े हो जाते हैं। उन 10 लोगों की एक दिन की फीस 1.5 करोड़ रुपए होती है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत में धर्मांतरण कराने के लिए कितनी बड़ी फंडिंग हो रही है, कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 पिटीशन फाइल करा देते हैं, और 10 सीनियर एडवोकेट खड़े कर देते हैं, और उन 10 सीनियर एडवोकेट के ऊपर हर डेट पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। कहां से आ रहा है पैसा? ये जितने भी देश विरोधी कार्य होते हैं, सनातन विरोधी कार्य होते हैं, वो सब पैसे से होते हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं होते। सबकी फंडिंग होती है, कुछ की खाड़ी देशों से होती है, कुछ की यूरोप से होती है, कुछ की अमेरिका से होती है, कुछ की हवाला के जरिए होती है, कुछ की एफसीआरए एक कानून है उसके जरिए होती है, और बहुत बड़ी फंडिंग तो विद इन कंट्री होती है। भारत में ड्रग स्मगलिंग का जो बिजनेस है वो शहर शहर फैल चुका है। मणिपुर की अफीम
पूरे देश में घूमती है। मुझे नहीं पता आपकी झारसुगुड़ा में घूम रही कि नहीं घूम रही, लेकिन मणिपुर में पैदा हुई अफीम देश के हर कॉलेज में पहुंच रही है। लॉ कॉलेज में पहुंच रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच रही है, मेडिकल कॉलेज में पहुंच रही है, यूनिवर्सिटी में पहुंच रही है। और ये पूरा ड्रग स्मगलिंग का जो पूरा बिजनेस है, ये बस 5-7 लोगों के हाथ में है। आप सब समझते हैं कि पूरा ड्रग का पूरा कार्टेल किसके पास है, आपको सबको आइडिया है। इस ड्रग स्मगलिंग से हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है। पहले कन्वर्जन का खेल होता था, चावल बांट के गरीबों को चावल दे दिया, थोड़ी तबीयत खराब थी थोड़ी दवा दे दिया, ऐसा कुछ करके हो गया, काला जादू दिखा दिया, अंधविश्वास फैला दिया। लेकिन यह तो होता है आदिवासियों के बीच में। मिडिल क्लास, अपर क्लास को जो टारगेट किया जा रहा है वो ड्रग के जरिए किया जा रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट हो गया चावल बांट के, दवा बांट के, और पंजाब कन्वर्ट हो रहा है नशा बांट के। नशा बांट के हो रहा है। और आपको एक मैं नई बात बताता हूं, पहले ये मिशनरीज और जिहादियों का टारगेट केवल आदिवासी थे, अब इनके टारगेट पे एलिट क्लास है, खास तौर पे माहेश्वरी समाज, जैन समाज, मतलब जो बिजनेस समाज है ना वो है। और वो क्यों है? क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 50 करोड़ वाले, इनके सामान्यतः एक ही बच्चा होता है, एक ही बेटा होता है। एक बेटा एक बेटी हो गया उनको लगता है बस काम खत्म, अपना हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। उनके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। गाजियाबाद में एक बच्चा ईशान जैन 17 साल का, 11वीं में पढ़ता है। बड़ी फैक्ट्री है घर में, बड़ी कोठी है 1000 गज की, कई सारे नौकर, सब कुछ बढ़िया सिस्टम। उसको गेम के जरिए टारगेट किया, ऑनलाइन गेम के जरिए टारगेट किया। उसको हराते थे, पहले बोले भगवान का नाम लो, शंकर जी का नाम लो, इनका नाम लो, उनका नाम लो। 17 साल का बच्चा माइंड वॉश किया उसका। जब वो देवी देवताओं का नाम लिया, हारता रहा। बोले अच्छा काम करो, तुम कलमा पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, नमाज पढ़ो। उसने किया और जीत गया। धीरे धीरे उसको पूरा रेडिकलाइज कर दिया। करते 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 ये सिचुएशन आ गई कि अपने घर में नमाज, जैन साहब के घर में जहां कभी लहसुन प्याज भी नहीं होता था, वो नमाज पढ़ने लग गया। आपने सुना होगा बद्दो वाला केस, पता नहीं कुछ लोगों को आइडिया है कि नहीं, बद्दो वाला केस। इतना रेडिकलाइज हो गया कि पिता ने बोला कि थोड़ा मतलब स्ट्रिक्टली हुए, हाथ उठाने, उसने हाथ उठा दिया। पिता ने बोला घर से निकाल दूंगा, बोला निकाल दो, हम जाके मस्जिद में रहेंगे। जब इतना सब हो गया, घर वालों ने समझा लिया, माता पिता बहन सबने समझा लिया, नहीं माना, तब उन्होंने पुलिस में केस किया। पुलिस ने पूरा ट्रैक किया, फिर पकड़ा गया। एक बद्दो करके है, उसका पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और पता चला वो पाकिस्तान से हैंडल होता है, उसको पाकिस्तान से फंडिंग आती है, कन्वर्जन का काम करता है। अब आप कल्पना करिए, जो ऑनलाइन गेम है, कोई उसको अनपढ़ नारी तो डिजाइन नहीं कर सकता, कोई इंजीनियर डिजाइन किया होगा। तो यानी गेम है, ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। कहीं से फंडिंग आ रही है, कहीं से गेम डेवलप हो रहा है, कहीं से सर्वर मिल रहा है, कहीं से फीडिंग हो रही है, पूरा सिस्टम है। जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले साल 14 नवंबर 2022 को मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और उन्होंने केवल ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, बल्कि ऑर्डर में डिक्टेट भी करा दिया, यस कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और भारत के इतिहास में पहली बार किसी धर्मांतरण कराने वाले जिहादी के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, तो वो 2 दिन पहले गाजियाबाद में लगा है, उसी ईशान जैन वाले केस में लगा। मैं पुलिस कमिश्नर साहब से मिला, व्यक्तिगत रूप से उनसे रिक्वेस्ट किया। हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान भी लिया, उन्होंने अपना लीगल कंसल्टेशन किया। मैंने उनको बार बार कहा हमारे पास रासुका है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन पुलिस इसको यूज नहीं कर रही है।
और कन्वर्जन हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसको लगाइए। इसलिए आज मैं नवीन पटनायक साहब से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के, प्लीज धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए लगाइए। जब तक आप एनएसए नहीं लगाएंगे उड़ीसा में धर्मांतरण नहीं रुकेगा। और कानून में ये पावर है, राज्य सरकार के पास पावर है कि वो धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दे। और इसमें इवन कानून बनाने की भी जरूरत नहीं, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। नवीन पटनायक साहब भुवनेश्वर में बैठे बैठे एक बार सारे पुलिस कप्तान को डायरेक्शन दे दे कि जो धर्मांतरण कराते हुए पकड़ा जाए उसके खिलाफ एनएसए लगाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके उड़ीसा का धर्मांतरण बहुत कम हो जाए।